नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। PYQs अभ्यास की श्रृंखला की आज दूसरी क्लास है। जैसा कि पहली क्लास में हमने आपके साथ चर्चा की थी कि आपके आने वाले महीनों में जो यूपीएससी वाला या फिर यूपीपीसीएस और बीपीएससी आदि के प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस श्रृंखला को शुरू किया है। इसके तहत हम क्या करेंगे, तो इसके तहत हम अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि 1990 से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करें। पिछले 10 साल का हमारा अनुभव ये कहता है कि यदि आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो पीसीएस परीक्षाओं में 70% से अधिक क्वेश्चन आप इन क्वेश्चन से ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक तरीके से आने वाले एग्जाम की जो की है वो किस में है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही देखी जा सकती है। अब आधुनिक भारत की श्रेणी में हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को, यूपी के क्वेश्चंस को, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पीसीएस के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसके तहत मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज की आपकी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया था। और इसमें हमने पहला टॉपिक लिया था जो है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इसी क्रम में हम आज किस टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो हम यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। आपको करना क्या है, तो हमारी जो पहली क्लास हुई है उसको अच्छी तरीके से देखना है। उसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारी घटनाओं की हमने चर्चा की है। और यदि आप पहले क्लास को अच्छी तरीके से देखे होंगे तो दूसरी वाली क्लास बहुत जल्दी ही आपको समझ में आएगी और इनके क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड पीसीएस में सन 2016 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या जिसे ब्लू वाटर नीति कहा जाता है उससे संबंधित है। आपके विकल्प दिए गए हैं अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले की रॉबर्ट क्लाइव। अब आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ है उससे संबंधित यह प्रश्न है। और हमने पिछली क्लास में इस बात की चर्चा की थी कि किस तरीके से 15वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली थे वो भारत की तरफ आगमन किए। इसकी एक हल्की सी पृष्ठभूमि भी हमने आपको बताई थी और हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि इस गोले में आप यूरोप की अवस्थिति को देख सकते हैं। और पारंपरिक तौर पर जो यूरोप का भारत से संपर्क रहा है वह सामुद्रिक और स्थल क्षेत्र के माध्यम से देखा गया है। स्थल क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान और मध्य एशिया होते हुए यूरोप से संपर्क हुआ करता था। वहीं अगर समुद्र के हिसाब से देखें तो इसमें भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए फिर अरब सागर से भारत का संपर्क होता था। और दूसरा संपर्क हुआ करता था जिसमें फारस की खाड़ी के माध्यम से भारत से संपर्क हुआ करता था। लेकिन 14वीं-15वीं शताब्दी तक आते आते स्थिति क्या हुई, तो ये तुर्की और उसके आसपास का जो बड़ा एरिया है वहां पर एक इस्लामी ऑटोमन शासकों का दौर शुरू हुआ। इस्लामी ऑटोमन शासक जो है यहाँ पे अवस्थित हो गए और उन्होंने क्या किया, तो 1453 तक आते आते यहाँ पर एक पूर्वी रोमन साम्राज्य हुआ करता था। उस पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है जिसे कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है उस पर अधिकार कर लिया। और इसका कुल मिला के परिणाम क्या निकला, तो इसका कुल मिला के परिणाम ये निकला कि यूरोप का जो भारत से संपर्क करने का जो पारंपरिक ट्रेड रूट था यानी जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। अब जो यूरोप वासी हैं, विशेष रूप से जो मेनलैंड यूरोप के जो कंट्रीज हैं जिसमें पुर्तगाल, स्पेन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अब चाह रहे हैं कि भारत से हमारा संपर्क जो है बना रहना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए ऑटोमन शासकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। यह वह दौर है जब यूरोप में पुनर्जागरण और नवीन भौगोलिक खोजों का दौर देखा जा रहा है। और इसी से प्रेरणा पाकर बहुत सारे व्यक्तित्वों ने क्या किया कि भारत के लिए नवीन सामुद्रिक मार्गों की खोज करनी शुरू कर दी।
इसमें जो प्रारंभ किया वो पुर्तगाल और स्पेन देशों ने किया, क्योंकि यह अटलांटिक महासागर के सिरे पर थे और उन्होंने ये विचार करना शुरू किया कि हम किस तरीके से नवीन समुद्री मार्गों की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो समुद्री नाविक हुआ करते थे, एक्सप्लोरर्स हुआ करते थे, उनको फंड करना शुरू कर दिया और इस क्रम में 1454 से ही कार्य होना शुरू हो गया। अब इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें एक पुर्तगाल के राजकुमार हुआ करते थे जिनको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अटलांटिक महासागर के कई नवीन द्वीपों की खोज की और वह जो है अफ्रीका के हिस्से तक आगे बढ़े। फिर आगे चलकर इसमें कुछ और नवीन विकास देखे गए, जैसे कि सन 1487 में आप एक व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज क्या किए, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो यहाँ तक पहुँचे थे वह और आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप का जो क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने एक तरीके से केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफर्मेशन हो सका था कि हम कुछ ही समय में भारत की तरफ जाएंगे। इसी क्रम में जो है एक कोलंबस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है अटलांटिक महासागर पार करके भारत को खोजने का प्रयास किया और वे अपने जीवन काल में अमेरिका को खोज बैठे। इसी तरीके से 1498 में सबसे पहली बार आप ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से संबंधित थे, वे एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से पूरे केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए अंततः भारत तक आए और उन्होंने इस केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया, मेडागास्कर और ये सब क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए ये भारत, दक्षिण भारत में जो कालीकट का क्षेत्र है वहां तक पहुंचे। और फिर उसके बाद तो बहुत सारे पुर्तगालियों ने भारत की तरफ यात्रा करनी शुरू की, जिसमें सन 1500 में आप नाम याद रख सकते हैं पेड्रो अल्बारेज कैब्राल के द्वारा एक जहाजी बेड़े का नेतृत्व किया गया। पेड्रो अल्बारेज कैब्राल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राजील की खोज की है। बाद में इन्होंने कालीकट के क्षेत्र में कारखाना स्थापित किया। हालांकि उस समय तक जो पुर्तगाली थे, चूंकि मुस्लिमों के प्रति वो धर्मांधता की नीति अपना रहे थे, इसलिए कालीकट के राजा के साथ उनका विवाद हो गया और बाद में पुर्तगाली अपने आप को स्थापित कर लिए कोचीन के क्षेत्र में। फिर उसके बाद 500 आप कह सकते हैं 1505 के बाद बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नरों की भूमिका देखने को मिलती है, जिन्होंने पुर्तगाल को हिंद महासागर की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी काफी विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें 3 पुर्तगाली गवर्नरों के नाम आप याद रखेंगे। पहले हैं जो पहले पुर्तगाली गवर्नर कहे जाते हैं, उनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1505 से लेकर 1509 तक रहा है और इन्हीं की पॉलिसी को कहा जाता है नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, जो एक प्रकार की एकाधिकारवादी नीति थी। हिंद महासागर के व्यापार पर कब्जा करने की नीति थी और किसी भी रूप में इसको शांति तो नहीं कहा जा सकता। इन्होंने विभिन्न युद्धों के माध्यम से पुर्तगाली शक्ति को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने 1508 में चौल का युद्ध लड़ा। हालांकि वो इसमें पराजित हो जाते हैं, उनका बेटा मर जाता है। हालांकि 1509 तक आते आते द्वीप के युद्ध में ये फिर से विजयी हुए और अपने जीवन काल में इन्होंने पुर्तगालियों को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जिन्होंने पुर्तगाली शक्ति को एक वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें कहा जाता है, यानी पुर्तगालियों को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इन्होंने संस्थापित किया। इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि इन्होंने 1510 में जो तत्कालीन बीजापुर का आदिल शाही शासक है उससे गोवा को छीन लिया और ये बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनी। जो अल्बुकर्क है वो ये चाहता था कि हम पुर्तगाली जो हैं स्थायी रूप से भारत में रहें। इसके लिए उसने स्थानीय पुर्तगाली आबादी को प्रोत्साहित किया और रहने वाले पुरुषों के लिए महिलाओं की उपलब्धता हो सके या विवाह के लिए कन्याओं की उपलब्धता हो सके, इसके लिए उसने सती प्रथा पर बैन लगा दिया ताकि पुर्तगाली कम से कम विधवाओं से ही शादी कर सके। उसकी जो हिंद महासागर की एकाधिकारवादी नीति थी उसे कार्तेज, आर्मडा और काफिला व्यवस्था कहा जाता है, जिसके तहत पुर्तगालियों की आज्ञा के बिना या पुर्तगालियों के दिए गए परमिट के बिना कोई भी व्यक्ति अपना जहाज हिंद महासागर में लेकर नहीं जा सकता था।
फिर उसके बाद नीनो दी कुन्हा का कार्यकाल आया, जिनके काल में गोवा एक महत्वपूर्ण राजधानी बनी। इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसके समय में 1534-35 में जो गुजरात का तत्कालीन शासक बहादुर शाह था, उससे एक संधि की गई और संधि के माध्यम से पुर्तगालियों ने उससे दीव ले लिया। बाद में इसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया। बहादुर शाह को उन्होंने जहाज पर बुलाया और जहाज से ही उसको फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके काल में ही नीनो दी कुन्हा के समय में पुर्तगाली शक्ति जो है वो पूर्वी भारत में अपना विस्तार की है, जिसमें चेन्नई के पास सेंट थॉम में पुर्तगाली बसे और बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों को बसाया गया। इन सारी चीज़ों की चर्चा आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीले जल की नीति या तथाकथित रूप से शांत जल की नीति से संबंधित है? तो आप याद रख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? अल्मीरा। आंसर है हमारा ए। अब आप देखिएगा इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए, ये मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे? देखिए कितनी बार पूछा गया है, 1990 में, 93 में, 2000 में, 2007 में, 2004 में, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। अब बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि पुर्तगाली ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मध्यकाल में सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। तो किसके साथ स्थापित किए हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, भारत के साथ। किस तरीके की पृष्ठभूमि रही, इस पे भी मैंने आपके याद चर्चा की। और अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो अलग अलग जो यूरोपीय कंपनियां आई, उन्होंने अपनी जो यूरोपियन कंपनीज एस्टेब्लिश की हैं उनको स्थापित करने का क्रम क्या है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो अलग अलग यूरोपीय लोग आए या यूरोपीय कंपनियां आई, उनका भारत आगमन का क्रम क्या है। आप ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसी से रिलेटेड देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया? काफ़ी आसानी से आप बता सकते हैं कब आया है भाई, तो 1498 में। आपका आंसर हो जाएगा सी। 92 में पूछा गया है और MPPCS में भी ये 95 में आया है। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे वास्को डी गामा कब आए हैं? तो 1498 में आए हैं। ठीक है, सामान्य रूप से माना जाता है मई के महीने में आए थे। डेट्स को लेकर थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि 20 मई 1498 को जो है वो कालीकट आए थे। और जो कालीकट का जो क्षेत्र था, वहाँ का जो राजा हुआ करता था, उसकी जो आप कह सकते हैं उपाधि हुआ करती थी, वो जमोरिन हुआ करती थी। उसे जमोरिन कहा जाता था, जमोरिन राजा, या उसको समुथरी, ठीक है आप याद रख सकते हैं, समुथरी राजा भी कहा जाता था। समुथरी राजा, कहीं कहीं उसका नाम मान विक्रम भी मिलता है। क्या मिलता है? मान विक्रम भी मिलता है। तो इस तरीके से उसके अलग अलग नाम मिलते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है वो उसका जमोरिन है, जो एक प्रकार से उसकी उपाधि थी। तो किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे विदेशी यात्रियों के बारे में पूछा गया है और विदेशी यात्रियों के संबंध में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जब हम मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे हम विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपका और क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन जो है भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है, तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि इसमें नाम आएगा पीटर मुंडी का। पीटर मुंडी जो था वह कहाँ का निवासी नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था। बेसिकली पीटर मुंडी जो है वह एक ब्रिटिश व्यापारी था, ठीक है, यात्री था। इसे ब्रिटिश व्यापारी, लेखक और यात्री के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो है 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी से संबंधित था। 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी से संबंधित था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसी ने ऐसे प्रथम नागरिक के रूप में स्वयं को दर्ज कराया जो चीन की चाय को चखने का उल्लेख करता है। ठीक है, चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह पहला ब्रिटिश नागरिक था।
यह भारत भी आया और कहा जाता है कि भारत में उसने पटना की यात्रा की थी, आगरा की यात्रा की थी और सूरत आदि शहरों की यात्रा की और इनके बारे में बताया था। तो आप याद रख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीटर मुंडी जो है वह इसका नहीं है। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा किया। केवल और केवल यदि आप वो जो टेबल जो हमने चर्चा की है उस टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कहा जाता है कि पुर्तगाल का जो शक्ति का वास्तविक संस्थापक है उसमें आप याद रख सकते हैं अल्बुकर्क का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आ जाएगा? अल्बुकर्क का। वास्को डिगामा सबसे पहले आया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है आप याद रख सकते हैं केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था और जो अल्बुकर्क है वो जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जो जॉर्ज ऑक्सडेन है उसकी चर्चा शिवाजी महाराज के समय मिलती है, उसके बारे में मिडीवल हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए यह वाला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले एक प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के मेंस में 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके अंजी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में कि गोवा में। तो जब पुर्तगालियों के बारे में मैंने बात किया तो मैंने आपको बताया था कि 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पे आया? कालीकट में आया। कालीकट के राजा ने उसका स्वागत भी किया था। फिर उसके बाद जो है सन 1500 में पेड्रो अल्बारेस कैब्राल, पेड्रो अल्बारेस इसका नाम याद रख सकते हैं, पेड्रो अल्बारेस कैब्राल, ये एक जहाजी बेड़े के साथ, पेड्रो अल्बारेस कैब्राल जहाजी बेड़े के साथ भारत आया। इसने कालीकट में जो है एक आप कह सकते हैं ट्रेडिंग पोस्ट या कारखाना भी स्थापित किया था। हालांकि जिसकी नीतियां थी वह कालीकट के शासक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। बाद में इसको लेकर विवाद हो गया और फिर इसका परिणाम ये निकला कि बाद में कैब्राल कालीकट छोड़कर कोचीन चला जाता है और यहीं कोचीन में ही आप ध्यान रखेंगे, यहीं कोचीन में ही 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसमें आपको व्यक्ति का नाम भी याद रख सकते हैं, जो व्यक्ति का नाम इससे इन्वॉल्व है वो अल्बुकर्क है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अल्बुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था। ठीक है, गवर्नर ये बाद में बना है। ठीक, और उसने ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 1503 में कोचीन में दुर्ग का निर्माण करने में। तो इस रूप में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा गया है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले कौन थे? तो पुर्तगाली व्यापारी जो थे उन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें गवर्नरों का नाम याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी फैक्ट्री थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली की श्रीरामपुर। अगर आपने पिछली क्लास यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास देखी होगी तो इसका जवाब आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर है सी, हुगली। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपके साथ ये चर्चा किया था कि वास्तव में जो हुगली है उस क्षेत्र का इस्तेमाल पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था एक प्रकार से लूटपाट के केंद्र के रूप में, समुद्री डाके के रूप में किया जाता था। इसी के चलते शाहजहां से उनका संबंध खराब हुआ और शाहजहां के समय तक आते आते पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हमारा हुगली। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी या वर्तमान पुदुचेरी के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही है या है। पहला आपका कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा पूछा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अगर आपको इसमें
यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम याद है तो इसका जवाब आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। पांडिचेरी के बारे में हम सबको ही मालूम है कि पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनने से पहले भी पांडिचेरी पर अन्य दूसरी शक्तियों ने कब्जा किया था, जिसमें आपको याद रखना है कि जो पांडिचेरी पर सबसे पहला उपनिवेश बनाया था तो वो शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली थी। फिर उसके बाद जो डेनिश हैं और जो डच हैं उन्होंने भी अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की और 1673 तक आते आते 1673 तक आते आते फ्रांसीसियों ने यहाँ पे अपनी बस्ती को स्थापित किया। इसी समय लगभग 1793 के आसपास ही आप ध्यान रखेंगे 1793 के आसपास ही जो है मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था और बाद में जब संधि हुई उसके बाद इन्होंने वापस इसको फ्रांस को किया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज भी जो है पांडिचेरी पर ब्रीफली कब्जा किए थे, तो ये वाला कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत कथन है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली थे, फिर उसके बाद डेनिश भी किए, डच भी करे, तो ये तो नहीं कहा जा सकता फ्रांसीसी दूसरी शक्ति थे। इसका मतलब कहा जा सकता है कि केवल पहला यानी ए वाला जो कथन है वो हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है? यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में जब हमने बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज जो हैं वो शुरुआत में अपने आप को दक्षिण भारत के क्षेत्र में, पश्चिम भारत के क्षेत्र में और पूर्वी भारत के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और 1700 तक आते आते यानी 1700 तक आते आते मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने मद्रास में अपने आप को एस्टेब्लिश किया 1639 और उसके बाद से उन्होंने बम्बई में अपने आप को एस्टेब्लिश किया 1668 और उसके बाद से। और आपको ध्यान रखना है कि आगे चलकर लगभग 1700 तक आते आते कलकत्ता में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया लगभग 1700 के आसपास। और कलकत्ता के संस्थापक के रूप में आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति का नाम जो है आपका जॉब चारनाक। ठीक है, जॉब चारनाक। ठीक, इसमें पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई थी, जिसमें कलिकाता का महत्वपूर्ण स्थान है, सुतनाती का महत्वपूर्ण स्थान है। इस रूप में जो है जॉब चारनाक की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा बी। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में, कलकत्ता किसने बसाया? काफ़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, जॉब चारनाक। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस में सन 2021 में पूछा गया है और आप ध्यान रखेंगे कि इसका सही उत्तर है हम आपका बी। ठीक है, क्या उत्तर है? बी, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम लगभग 1688 के आसपास मद्रास के प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? या भारत में अंग्रेजों की सफलता का राज क्या था? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय भावना कमी निश्चित रूप से कहा जाएगा। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, एकदम सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके चलते कोई उन्हें अच्छा वेतन देता था तो वो उसकी सेवा में लग जाते थे, ये बात भी सही है। और इस रूप में देखेंगे कि इन तीनों ही कारकों को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज के रूप में देखा जा सकता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस में सन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सारी जो यूरोपीय कंपनियां थी वो कार्य कर रही थी, बहुत सारी ब्रिटिश कंपनियां भी जो हैं कार्य कर रही थी जो भारत के साथ व्यापार करने को इच्छुक थी। इसमें लीवेंट कंपनी का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये लीवेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसको
1593 में 1593 में स्थल के मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। हालांकि बहुत ज़्यादा सफल नहीं रह सकी, या कह सकते हैं भारत जो है बहुत ज़्यादा आई नहीं। अंततः जो सन 1600 की कंपनी है जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी जो हमारी उस समय की थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक, एवन के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक दूसरी कंपनी को सामुद्रिक मार्ग से पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र एकाधिकार रूप में प्रदान किया, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में ही जो है यह दूसरी अन्य कंपनियों के साथ मिलकर, आप ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई। तो इसमें सबसे पहली कंपनी के रूप में किसका नाम आ जाएगा, तो लिवेंट कंपनी का नाम याद आ जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है, 2012 में और 2004 में, और इससे संबंधित क्वेश्चन की चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी की थी। मैंने आपसे कहा था कि इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ लंदन में, उस समय भारत का बादशाह कौन था। 2 तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक तो जब भारत में कंपनी का प्रतिनिधि आया, जैसे कि इसमें आप नाम याद रख सकते हैं मुख्य रूप से विलियम हॉकिंस का, थॉमस रो का, या दूसरे तरीके से कहा जाए कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना स्थापित किया तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, और दूसरा ये बन जाएगा कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का बादशाह कौन था। तो आप ध्यान रख सकते हैं, एक डेट आती है आपकी सन 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक कंपनी स्थापना को मंजूरी दी, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई। और उस समय मुख्य रूप से मुगल बादशाह कौन है, तो उस समय मुगल बादशाह हैं आपके अकबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे अकबर। अब अगर ये कोई पूछे कि भाई जब कंपनी का प्रतिनिधि आया, जैसे कि इसमें 1609 से लेकर 1611 तक, ठीक है, मुख्य रूप से जो विलियम हॉकिंस था वो भारत में रहा था। फिर उसके बाद 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित हुई जो नॉन परमानेंट थी। 1613 में फाइनली जो है परमानेंट फैक्ट्री स्थापित हुई। तो इन पूरे कार्यकाल में कौन है मुगल बादशाह, तो आप ध्यान रखेंगे वो है आपका जहांगीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा आपका ए अकबर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई थी। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सही उत्तर हो जाएगा आपका डी सूरत। ठीक है, सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश किए थे, लेकिन वो नॉन परमानेंट था। परमानेंट फैक्ट्री के रूप में सन 1613 में सूरत में इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। बाद में जो है बम्बई एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा है सन 2011 में यूपीपीसीएस मेंस में, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका बी अंग्रेज। ठीक है, का जवाब हो जाएगा बी अंग्रेज। ठीक है, सन भी मैंने आपको बताया था, सन 1613। ठीक है, अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कितना आसान है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को किससे लिया था। अब इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को मुख्य रूप से किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। अब इसकी कहानी क्या है, तो इसकी कहानी ये है कि 1661-62 के समय क्या हुआ, सन 1661 में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड का सम्राट था, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड का जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह हो गया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। किसके साथ हो गया, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हो गया, और एक संधि हुई, ठीक है, जिसे व्हाइट हॉल की संधि कहते हैं। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा बंबई जो है वो उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया, जिसे बाद में वह जो है 10 पौंड के वार्षिक किराए पर 1668 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। और इस तरीके से कंपनी को मुंबई किससे मिला, तो पुर्तगालियों से हासिल हुआ। आगे कहानी यह है कि सूरत पहले उनका महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन जब उन्हें बंबई प्राप्त हो गया तो बंबई जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो गया, और यह जो है उनके वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश जो में जो है किला जो है प्रयागराज का किला, इस पे अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ? ये यूपी के आरओ में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आप जवाब याद रखेंगे, इसका जवाब है डी 1797। ठीक है, इसके लिए अवध की कहानी हम 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति में पढ़ेंगे, जिससे मुख्य रूप से आप अवध के एक नवाब का नाम याद रख सकते हैं जिनका नाम है सादत अली। अवध के नवाब हैं सादत अली। ठीक है, ये वह समय था तब तक अवध का जो है काफ़ी डिक्लाइन हो चुका था और 1797 तक आते आते उन्होंने इलाहाबाद या प्रयागराज के किले को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप मान के चलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे कि हैदर अली व मराठे? अब कर्नाटक युद्ध के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था 1740 से लेकर 1763 के मध्य। ठीक है, 1740 से लेकर 1763 के बीच। इसमें जो कर्नाटक युद्ध हैं कुल मिला के 3 हुए हैं। और अगर आप प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र अगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में जो आपका कर्नाटका का पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब हम कर्नाटक ओवर की बात करते हैं तो हम इस कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में ये वाला जो आपका जो तट है तमिलनाडु कोस्ट और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र को जो है ब्रिटिशों के द्वारा कार्नाटिक कहा जाता था और यहीं पर जो प्रभुता के लिए संघर्ष हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, उसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटक का हिस्सा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पे वॉर हुए हैं, ये वाला कर्नाटक स्टेट के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। अब इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं जिससे क्वेश्चन आएगा कि जब हम अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो इसमें 3 युद्धों का आपको ध्यान रखना है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। इसमें जो पहला युद्ध हुआ है वो 1740 से 48 या मोटे तौर पर वो शुरू हुआ था 1746 से 48 के बीच। इसका जो मूल कारक था वो एक यूरोपीय कारक पर था जिसमें यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ रही थीं ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के प्रश्न पर। हालांकि इसका जो 1746 का तात्कालिक कारण था, मतलब किस आधार पर युद्ध 1746 में शुरू हुआ, वो ये था कि एक फ्रांसीसी बार्नेट था, उसने कुछ ब्रिटिश जहाज़ों को पकड़ लिया था। इसी बात से जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है वो नाराज हो गया और युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध जो है 1748 तक चलता रहा और अंततः यूरोप में एक संधि हुई जिसे एक्सला चैपल या एला चैपल की संधि कहते हैं और इस आधार पर खत्म हुआ। ठीक है, परिणाम के तौर पर तो ये अनिर्णायक रहा था, कोई डायरेक्ट रिजल्ट इसका निकल के नहीं आया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस युद्ध में जो फ्रांसीसी थे, डुप्ले जो था उसका पड़ला काफी भारी रहा, वो जो है महत्वपूर्ण रूप से आप कह सकते हैं अपर हैंड के रूप में देखा गया। ठीक है, इसमें जो संबंधित युद्ध और संबंधित घटनाएं हैं उसने एक सेंट थॉम की लड़ाई है जिसे अडियार की लड़ाई कहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1746 में लड़ी गई थी और इसमें कुछ 100 फ्रांसीसी सैनिकों ने जो है एक बहुत बड़ी भारतीय सेना को हरा दिया था, जिससे भारतीयों की कमजोरी यूरोपियों के सामने आ गई। और बाद में डुप्ले ने दिमाग लगाया कि आखिर मैं क्यों नहीं अपनी सेना का इस्तेमाल इस तरीके से करूं कि अगर मान लीजिए भारतीयों के बीच झगड़े वगड़े हो रहे हों तो उसमें मैं जो है अपना हस्तक्षेप करूं और उससे लाभ कमाऊं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा पहला कौन सा व्यक्ति यूरोपीय था जिसने भारतीयों के झगड़ों में हिस्सा लेकर भू क्षेत्र का लाभ कमाने की नीति पे काम किया, तो उसमें है डुप्ले। ठीक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखने को मिला, जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया। इसमें हैदराबाद का जो निजाम है वो मर जाता है, फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में युद्ध छिड़ जाता है। इसी तरीके से कर्नाटक के नवाब की गद्दी पर भी जो है उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है और इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लाभ कमाने की नीति पे काम करते हैं। ये फाइनली खत्म होता है 1754 में पांडिचेरी की संधि से। ये युद्ध भी बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नहीं रहा, हालांकि इसमें अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा और इसमें भी जो 1749 का अंबूर का युद्ध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो तीसरा है
1756 से लेकर 1763 तक ये यूरोप में चल रहे एक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। ठीक, इसमें जो है संधि हुई है, पेरिस की संधि। यह वह युद्ध है जिसमें अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के ऊपर एक पूर्ण विजय प्राप्त हुई। उसके बाद से फ्रांसीसी केवल एक व्यापारी भर रह गए, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को सामना करने की, अंग्रेजों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रह गए। इसमें जो सबसे निर्णायक युद्ध है वो आपका वांडीवाश का युद्ध है, जो 1760 में लड़ाया गया। एक एक फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो 2016 में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। इसमें सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची को सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध, इनकी जो है सूची आपको सुमेलित करनी है। तो आप अगर पिछला थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कहा जा सकता है कि वो कौन सा युद्ध है, तो वह एक तरीके का अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है ना। अब अनिर्णायक युद्ध के बारे में तो कहा जा सकता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी था। तो इसमें कौन सा कथन सबसे सही होगा? तो संधि के ऊपर याद रखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समापन हुआ किससे हुआ? एला शैपल की संधि से। तो ए का चौथा होना चाहिए। अब देखिए, ए का चौथा अगर हम देखें तो केवल एक ही में दिया है, आंसर आपका आसानी से निकल आया सी। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शैपल की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, हालांकि इसमें ब्रिटिशों का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध किससे खत्म हुआ? तो पेरिस की संधि से खत्म हुआ। और पहले मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिशों की हार देखी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, 18 सेंचुरी में हम इसको देखेंगे। तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 52 से 50 से 52, तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो पहला वाला जो युद्ध है वो तो सही है, 1746 से 48। ठीक है, कहीं कहीं ये 1740 से 48 भी मिलता है। ठीक, लेकिन जो द्वितीय युद्ध है वो तो 54 तक चला था, 1749 से 54 तक। ठीक, 50 से 52 तो गलत हो जाएगा। तृतीय युद्ध जो है वह 58 से 63, सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, ये बात भी सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, टेबल आप याद रखिएगा, काफी आसानी से चीजें याद रहेंगी। ठीक, अब देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, इसका आप काफी आसानी से जवाब दे सकते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसको स्थापित करने में लुई 14वें का महत्वपूर्ण योगदान है और उनका वित्त मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कोलबर्ट। इन दो का नाम याद रखिएगा। ठीक है, 1664 में, ठीक, जिसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस के नाम से जाना जाता था। यह एक सरकारी कंपनी थी जिसमें राज्य ही इसका सारा खर्च दिया जाता था। इन्होंने शुरू में मेडागास्कर के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की कोशिश की। जब इनको सफलता नहीं मिली तो फाइनली 1667 में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो जिन्हें कहा जाता है, उनके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने आगे चलकर 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों को स्थापित किया और मरकारा के नेतृत्व में 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी स्थापित हुए। 1673 तक आते आते इन्होंने जो है खुद को पांडिचेरी में अवस्थित किया। आगे माहे, यमन, कराईकल, चंद्रनगर और दूसरे क्षेत्रों में इन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, लुई 14। देखिए, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काफी आसानी से आप इसका जवाब दे देंगे। आंसर हो जाएगा आपका सी, कोलबर्ट, जो लुई 14 का क्या था? तो वित्त मंत्री था। अब देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, डचों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? अगर हम डचों के बारे में बात करें तो आप काफी आसानी से इस बात को ध्यान रखेंगे कि डचों ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की है वो सन 1602 में स्थापित की और 1605 में ही वो भारत आ गए थे। अगर हम इसकी तुलना ब्रिटिशों से करें तो ब्रिटिशों ने इसकी कंपनी स्थापित की 1600 में, लेकिन वो भारत में आए हैं 1608 में। यानी कंपनी स्थापना में अंग्रेज पहले आ गए, ठीक, लेकिन भारत आगमन के क्रम में डच पहले आ गए।
ठीक। और उन्होंने जो है सूरत के क्षेत्र में, मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में, बंगाल में, बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में, जिसमें मुख्य रूप से आप चिंसुरा का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, हुगली का नाम याद रख सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में डचों ने खुद को स्थापित किया था। इसमें बी और सी दोनों ही सही उत्तर है। इसका एक मानचित्र मैं आपको दिखाऊंगा, तब ज़्यादा आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। अभी आगे हम इसको देखेंगे, ठीक। फ्रांसीसियों के बारे में देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? क्या डुप्ले सक्षम सैनिक नहीं था? क्या अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी? क्या भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे? कि क्या पांडिचेरी मुख्य रूप से एक सामरिक केंद्र था? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब इनका अंग्रेजों से सामना हुआ तो अंग्रेजों से जो है ये अच्छी तरीके से टिक नहीं पाए। जैसे मुख्य रूप से जो कर्नाटक युद्ध हुआ है, ठीक है ना, कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर 1763 के बीच, इन 3 युद्धों में अंततः फ्रांसीसी हार जाते हैं और इनकी जो फौज है वो ज़्यादा शक्तिशाली रूप में स्थापित हो जाती है इन कंपैरिजन टू, आप याद रख सकते हैं, फ्रेंच। ठीक, तो अंग्रेजों की फौज जो है ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वो जो है हार गए और अंग्रेज जो है जीत गए। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आपसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में जो प्रवेश किया उनका सही क्रम क्या है। तो यूरोपीय शक्तियों का जो सही क्रम है, अगर हम इसको देखें तो आप याद रख सकते हैं, सबसे पहली जो यूरोपीय शक्ति थी कौन थी? पुर्तगाली थी। ठीक, फिर कौन आया? डच आया। फिर कौन आया? ब्रिटिश आया। और फिर कौन आया? फ्रेंच आया। पुर्तगाली कब आया? 1498 में। डच कब आया? 1605 में। ब्रिटिश कब आया? 1608 में। और फ्रेंच कब आया? 1667-68 में। ठीक है, तो इस आधार पे हम देखें तो पुर्तगाली पहला हो जाएगा, यानी 4 पहले आ जाएगा। एक ही में दिया है, कितना आराम से क्वेश्चन निकल आया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 सूची दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी शक्ति स्थापित थी। ठीक, आप काफ़ी आसानी से कुछ का आंसर तो दे ही सकते हैं। जैसे कि गोवा के बारे में तो सबको पता है भाई, गोवा में कौन थे? पुर्तगाली थे। तो बी का तीसरा देख लीजिए आपका आंसर ही निकल आया, बी का तीसरा। कितनी आसानी से इसका आंसर हमने निकाल दिया। ठीक, अब कुछ और भी आप गौर कर सकते हैं, जैसे कि पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका हो गया पुदुचेरी वाला क्षेत्र। और यहाँ पे कौन थे? तो फ्रेंच थे। ठीक है, एक का दूसरा हो गया। अब सी का यानी ट्रांकुबार, ये कहाँ पे है? तो ये भी जो है तमिलनाडु में है। और इसमें कौन अवस्थित थे? तो डेनिश थे। ठीक, सी का चौथा। अब ये वाला देखिए क्या नाम लिखा है? सद्रास। कई लोग इसको कहेगा अरे ये तो गलत लिखा हुआ है, मद्रास होना चाहिए, लेकिन ये सद्रास ही है। और यहाँ पे कौन अवस्थित थे? डच थे। अब देखिए इसका मैप देखिए, यहाँ पे जो है आप यूरोपियन सेटलमेंट्स को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन अवस्थित है, इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए अगर आप जाएंगे, ये देखिए ये रहा यहाँ पे सद्रास, देख रहे हैं आप, ध्यान से देख सकते हैं, ये है सद्रास। मद्रास के बगल में मद्रास का भाई सद्रास। ठीक, कहाँ कौन है? डच है। यहाँ पे कौन है? डच है। मद्रास में कौन है? ब्रिटिश है। ठीक है, मद्रास में कौन है? ब्रिटिश है। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरे जो एरियाज हैं उनको भी देख सकते हैं। अब देखिए डचों के व्यापारिक केंद्र के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया था ना, कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो उनके इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सभी के सभी क्षेत्र जो हैं वो डचों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक, नागपट्टनम भी है, चिंसुरा भी है, मछलीपट्टनम भी है, सूरत भी है, भरूच भी है, आगरा भी है, कोचीन भी है, अहमदाबाद भी है, पटना भी है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा? तो मानचित्र होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको जो है हुगली दिखाई दे रहा है। ठीक, बालासोर दिखाई दे रहा है, पीपली दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे आप चले आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको सद्रास दिखाई देगा। ठीक है, यहीं पे जो है आपको नागपट्टनम का एरिया दिखाई देगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, दूसरे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तूतीकोरन के पास नागपट्टनम का एरिया है। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरे क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप कन्नानौर देख सकते हैं। ठीक, आप जो है यहाँ पे गोलकुंडा का क्षेत्र देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप जो है भरूच देख सकते हैं, अहमदाबाद देख सकते हैं। तो जो जो क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं, ठीक, उन सभी क्षेत्रों को आप मैप में लोकेट करके काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं, तभी वो जो है आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो
किसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था उसको याद करने का तरीका मानचित्र को देखने का है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया था और ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे यह जो है मैकाले का स्टेटमेंट है। मैकाले वही व्यक्ति है जिसने भारत में आईपीसी का निर्माण करने में, विधि संहिता का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैकाले ही वो व्यक्ति है जो विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस रूप में आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, या उसको ऐसे भी लिखा जाता था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन। ठीक है, मैकाले। ठीक, और उसका जो आप कह सकते हैं जो योगदान है वो किस क्षेत्र में है, तो विधि क्षेत्र में है। ठीक, उसका योगदान जो है वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था में है और लॉर्ड मैकाले काल में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी। आपका इस रूप में आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एला शैपल की संधि के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। एला शैपल की संधि पहले कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, सही बात है, और इसमें अंग्रेजों को मद्रास फिर मिला, ये बात भी एकदम सही है। तो इस रूप में आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, हम निश्चित तौर पर जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों के बारे में जब बात किया जाता है तो कौन सा कथन सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का विकास एकदम सही है। जैसे कि आप इसको लोकेट भी कर सकते हैं कि जब 1758 से 1763 के बीच या इससे पहले ही 1756 से 1763 के बीच जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और इसका उदाहरण देखा गया भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में, तो फ्रांसीसी जो है वो इसलिए भी हार गए क्योंकि इससे पहले ही 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो है बंगाल जीत लिए थे। उससे जो उन्हें पैसा मिला, जनशक्ति मिली, जो ताकत मिली, उसका इस्तेमाल हुआ है तीसरे कर्नाटक युद्ध में विजय हासिल करने में। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं 1759 तक आते आते अंग्रेजों ने डचों को भी पराजित कर दिया था और अब केवल और केवल फ्रांसीसी ही उनके सामने थे जिसे उन्होंने फाइनली 1763 तक हरा दिया। तो इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का भी योगदान था और इस रूप में आपका सी आंसर हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों इसमें सही है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सन 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई और इसको एस्टेब्लिश करने में एलिजाबेथ फर्स्ट की भूमिका थी। हालांकि बाद में एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है और जो जेम्स फर्स्ट है वो ब्रिटेन का नागरिक, जो जेम्स फर्स्ट है वो राजा बनता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम भारत में अपने आप को एस्टेब्लिश करें और इसके लिए जो है उन्होंने हॉकिंस को भेजा जो 1609 में जो है आगरा में जहांगीर के दरबार में गया। वह 1609 से लेकर 1611 तक रहा। हालांकि वह जो है शुरू में अनुमति हासिल करवा पाने में सफल रहा था लेकिन बाद में पुर्तगालियों की राजनीति की वजह से वह असफल रहा। अब उसको शुरू में सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, यानी ये वाला तो सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हॉकिंस गया था वो जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में नहीं गया था, वह तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में गया था। इस रूप में हम देखें तो इसमें जो है केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, पहला गलत है। ये बात ठीक है कि वह जो है जेम्स फर्स्ट का आप याद रख सकते हैं कि पत्र लेकर गया था, बट दूत किसका था? दूत था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वो भारत कब आया? तो 1611, इससे पहले ही जो है वो आप याद रख सकते हैं 1607 से ही जो है उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और 1608 में जो है वो सूरत पहुंचा। पहले उसने पूरा दिमाग लगाया कि कैसे मैं काम करूं, फिर उसके बाद फाइनली 1609 में जो है वो आगरा में आया था। ठीक है, तो उसकी यात्रा 1607-8 से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस रूप में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए
इस तरीके से यूपी पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के लगभग 34 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस किए। जितने भी क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हम अब तक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यूपीएससी के लगभग 15 क्वेश्चन थे और 34 क्वेश्चन ये। इन 50 क्वेश्चन से आपको ये बात तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उन्हीं में से बहुत सारा मटीरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको हमारे ज्ञानपुर चैनल को फॉलो करना है। ठीक, हमारे द्वारा दिए वीडियो दिए जा रहे हैं उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, तभी जो है हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो आपके साथ साझा कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा की गई पहल जो है पसंद आ रही होगी। यदि आप कुछ और वीडियोस, कुछ और क्लासेस भी चाहते हैं तो वो भी जो है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।